आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि प्रतियोगिता दर्पण का स्मरणीय तत्व होगा। प्रत्येक दिन 2 या 3 महीने का अपलोड कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज हम जुलाई और जून का अपलोड कर रहे हैं। तो जुलाई की प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को देखते हैं जो कि स्मरण तत्व से लिया गया है। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण नीतिगत रूपरेखा शीर्षक से एक दशक का विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट जारी हुई है, जो कि कब से कब तक है? 2014-15 से लेकर 24-25 तक के लिए। कौन जारी किया है? नीति आयोग। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। किसने? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में कुल स्कूली नामांकन में लगभग 8% की गिरावट दर्ज की गई है। तो पिछले एक दशक में कुल स्कूली नामांकन में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2014-15 में जहां कुल नामांकन 26.95 करोड़ था, वहीं 2024-25 में यह घटकर 24.69 करोड़ हो गया है। तो 26.95 करोड़ से घटकर 24.69 करोड़ हो गया है। इस दशक के दौरान सरकारी स्कूलों में दाखिलों की दर 54.3% से घटकर 49.25% हो गई है। इसके विपरीत निजी स्कूलों में छात्रों के दाखिलों की दर 31.7% से बढ़कर 38.8 हो गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है नीति आयोग का। कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को लोगों के लिए ठोस स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से ICMR और ICAR द्वारा संयुक्त रूप से किस राष्ट्रीय मिशन आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो मिशन का नाम है सेहत। मिशन क्या है? सेहत कार्यक्रम शुरू किया है। कौन शुरू किया है? ICMR और ICAR मिलकर। क्या है मिशन? तो कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को लोगों के लिए ठोस स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। सेहत जो है यह कृषि परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान उत्कृष्टता। सेहत का फुल फॉर्म है कृषि परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान उत्कृष्टता नामक एक राष्ट्रीय मिशन मोड कार्यक्रम है। चिकित्सा और कृषि वैज्ञानिकों का यह अंतः विषय समन्वय देश में खाद्य आधारित स्वास्थ्य समाधानों को बढ़ावा देगा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस परीक्षण सुविधा केंद्र में अपने सक्रिय रूप से ठंडा किए गए स्क्रैमजेट फुल स्केल कम्बस्टर का 1200 सेकेंड का सफल रन टाइम प्राप्त कर हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है? तो स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट सुविधा केंद्र हैदराबाद से 9 मई 2026 को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हैदराबाद में इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। स्क्रैमजेट कम्बस्टर का इतनी लंबी अवधि तक सक्रिय रहना भारत को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास के बेहद करीब ले जाता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना से भी अधिक यानी कि मैक 5+ यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से लंबी दूरी तय करने में सक्षम होती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो कि 12 मई को मनाया जाता है के अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2026 के लिए कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, जो नर्स को दिया जाता है। 15 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 की तुलना में 24 में भारत में कुल दर्ज अपराध के मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो कुल दर्ज अपराध के मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 6% गिरावट आई है। किसका रिपोर्ट है? NCRB का रिपोर्ट है। जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जहां देश में 65.41 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए, वहीं 2024 में संख्या घटकर 6% घटकर 58.85 लाख रह गई है। NCRB प्रति लाख आबादी पर दर्ज मामलों के आधार पर देश की आधिकारिक अपराध दर की गणना करती है, जो 2023 के 448.3 से घटकर 2024 में 418.9 पर आ गई है। सकारात्मक रूप से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% की कमी आई है। तो महिला के अपराधों में कितनी कमी आई है? 1.5% का।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित कपास उत्पादकता मिशन, जो कि बजट 2025-26 में घोषित किया गया था, के तहत 5 वर्षों के लिए यानी कि 2026-27 से 30-31 तक की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्त परिव्यय को मंजूरी दी है? तो 5,659.22 करोड़, 5659.22 करोड़। तो 5 मई 2026 को कपास उत्पादकता मिशन के लिए 5 वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 30-31 की अवधि हेतु 5,659.22 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। कपास से मुख्य रूप से एक अर्ध शुष्क फसल है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध जलवायु क्षेत्रों में बहुतायत से उगाई जाती है। भारतीय कृषि में इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ध्यान रखना है कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। और यह अर्ध शुष्क फसल है जो कि उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध जलवायु में उगाई जाती है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दिल्ली के निकट अरावली की झाड़ियों में किस प्रजाति के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य की पुष्टि की है, जो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्लियों में से एक है? रस्टी स्पॉटेड कैट, जिसका नाम क्या है? प्रियोनाइलुरस रूबिगिनोसस। तो रस्टी स्पॉटेड कैट के पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ IUCN की रेड लिस्ट में से नियर थ्रेटेंड यानी कि संकट के निकट रखा गया है। भारतीय कानून के तहत इस प्रजाति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। हाल ही में बेंगलुरु में विकसित की गई गुलाब की एक नई हाइब्रिड किस्म त्रिभुवन। तो त्रिभुवन क्या है? गुलाब की एक नई हाइब्रिड किस्म है नामक योजना। हाल ही में बेंगलुरु में विकसित की गई गुलाब की एक नई हाइब्रिड किस्म त्रिभुवन का नाम योजना आयोग के किस पहले पूर्णकालिक सचिव और स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख नीति निर्माता के नाम पर रखा गया है? तो त्रिभुवन प्रसाद सिंह। तो त्रिभुवन जो है क्या है? हाइब्रिड किस्म है किसका? गुलाब का। यह नया गुलाब ब्लैक प्रिंस और कॉरिडा नामक 2 प्रसिद्ध गुलाब की किस्मों का एक हाइब्रिड रूप है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य के ऐतिहासिक पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर स्थापित किया जा रहा है? तो झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 1947 में इसे पहली बार एक संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने धार जिले में स्थित किस विवादित ऐतिहासिक परिसर को देवी वाग्देवी यानी कि सरस्वती को समर्पित एक हिंदू मंदिर घोषित करते ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? तो भोजशाला मध्य प्रदेश में। तो देवी वाग्देवी की जो मंदिर है सरस्वती माता से रिलेटेड है, कहाँ पर है? भोजशाला मध्य प्रदेश में। इसके लिए अभी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने फैसला सुनाया है। भोजशाला की 11वीं सदी का एक ऐतिहासिक ढांचा है जिसे राजा भोज द्वारा निर्मित एक प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और वाग्देवी यानी कि सरस्वती मंदिर माना जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमल मौला मस्जिद के रूप में देखता है। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। हाल ही में नीदरलैंड सरकार द्वारा भारत को सौंपी गई अनाई मंगलम चोला तांबे की प्लेट लीडेन प्लेट्स ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध चोल शासक द्वारा नागपट्टिनम के बौद्ध विहार को दिए गए अनुदान संबंधित है? राजा प्रथम। चोल शासक राजा प्रथम का है यह। अनाई मंगलम चोला तांबे की प्लेटों में 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटें शामिल हैं। ये सभी प्लेटें चोल राजवंश की शाही मुहर वाली एक कांस्य अंगूठी में एक साथ बंधी हुई है। ये धातु दस्तावेज चोल वंश के महान शासक राजा प्रथम द्वारा तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह शहर में स्थित एक बौद्ध विहार को दिए गए भूमि और राजस्व अनुदान की स्मृति में जारी किए गए थे। इस बौद्ध विहार का निर्माण तत्कालीन दक्षिण पूर्व एशिया श्री विजय साम्राज्य के शासक शैलेंद्र वंश शासक चूल मणिवर्मन ने करवाया था। 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में कितने मिलियन बैरल तेल भंडार को लेकर समझौता हुआ है?
30 मिलियन बैरल। किसके बीच? भारत और यूएई के बीच। जब प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करते हैं तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में कितने मिलियन बैरल तेल भंडार को लेकर समझौता किया है? 30 मिलियन बैरल। इस यात्रा के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए यूएई द्वारा भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि ISPR में 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडारण करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही अन्य प्रमुख समझौतों में से एक भारत को LPG यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की निर्बाध आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। तो यूएई के साथ LPG के लिए भी समझौता हुआ है और 30 मिलियन बैरल के लिए भी समझौता किया गया है तेल के लिए। विश्व स्तर पर महिलाओं की सेहत से जुड़ी एक अत्यंत आम बहुप्रणालीगत बीमारी जिसे पहले पॉलिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम यानी कि PCOS कहा जाता था, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पॉलिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। PCOS का नाम बदलकर PMOS कर दिया गया, अर्थात पॉली एंड्रोकाइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम PMOS कर दिया गया है। चिकित्सक विशेषज्ञों के अनुसार पुराना नाम PCOS इस बीमारी के केवल ओवेरी से जुड़े लक्षणों को दर्शाता था, जबकि यह बीमारी जो है वास्तव में एक जटिल मल्टी सिस्टेमिक और इंडोक्राइन विकार है जो महिला के पूरे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। नया नाम PMOS इसकी चयापचय और हार्मोनल जटिलताओं को अधिक वैज्ञानिक रूप से प्रतिबंधित करता है। तो नया नाम क्या रख दिया है? पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम PMOS। पहले नाम क्या था? पॉलिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम PCOS। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो 157 है। जारी सूचकांक के अनुसार विश्व के आधे से अधिक देशों में प्रेस की स्थिति बेहद चिंताजनक है और वे कठिन या बहुत गंभीर श्रेणियों में आते हैं। यूरोपीय देश नॉर्वे इस सूचकांक में लगातार 10वें वर्ष अपना शीर्ष स्थान बना, यानी कि नॉर्वे जो है लगातार 10वें वर्ष जो है पहले स्थान पर है, जबकि अफ्रीकी देश इरिट्रिया लगातार तीसरे वर्ष निचले पायदान पर है। तो सबसे अंतिम पायदान पर कौन है? अफ्रीका का देश है इरिट्रिया। भारत वर्ष 2025 में जो है 151वें स्थान पर रहने के बाद वर्ष 2026 में 157वें स्थान पर आ गया है। और इस बार भारत का जो स्कोर है वह 31.96 है और बहुत गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। भारत की श्रेणी में बहुत गंभीर श्रेणी में भारत का स्कोर है 31.96। भारत पिछले बार जो था 151वें नंबर पे था, इस पर 157वें पे पहुंच गया है। और पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे, जो लगातार 10 वर्ष से पहले स्थान पर है, और इरिट्रिया पिछले 3 बार से सबसे निचले स्थान पर है। ये रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मानित किया गया है? तो स्वीडन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो स्वीडन से सम्मान मिला है प्रधानमंत्री मोदी को। यह पुरस्कार स्वीडन का एक अत्यंत प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक सम्मान है जो विशेष रूप से किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान करने वाली विभूतियों को दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 21वें सत्र यानी कि UNFF 21 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, जिसके उद्घाटन दिवस पर वैश्विक वन्य लक्ष्य रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 21वां सत्र 21 नंबर का सत्र है, ध्यान रखिएगा 21 नंबर का सत्र है। कहाँ पर हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। यहीं पर एक रिपोर्ट जारी हुआ है, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026। संयुक्त राष्ट्र वन मंच UNFF एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी नीतिगत मंच है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी सार्वभौमिक सदस्यता है, जिसका अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके अनिवार्य सदस्य होंगे। भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 वर्षों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो IT सुरक्षा प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता के लिए काम करता है? तो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB। तो भारत को 2 वर्षों के लिए CCDB अर्थात कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया, जो कि अप्रैल 2026 लेकर अप्रैल 2028 तक होगा। और यह बोर्ड का काम क्या है? तो IT सुरक्षा प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता के लिए काम करता है। यह बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा उत्पादों और प्रमाण पत्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक
मान्यता सुनिश्चित करने वाली एक बहुपक्षीय संधि है। WHO ने हाल ही में अफ्रीका के किन 2 देशों में फैले इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो कांगो और युगांडा में। तो WHO ने हाल ही में अफ्रीका के किन 2 देशों में फैले इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? कांगो और युगांडा। इबोला वायरस मनुष्यों और गैर मानव प्राइमेट्स जैसे बंदर, चिंपैंजी में होने वाली एक अत्यंत दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्राव या रक्त के सीधे संपर्क पाने से फैलता है और इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। हाल ही में बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वार्ता के दौरान चीनी राष्ट्रपति द्वारा चर्चा में लाया गया शब्द थ्यूसीडाइस्ट्रैप जो है मूलतः किस प्राचीन युद्ध के इतिहास से प्रेरित है? तो पेलोपोनेशियन युद्ध से, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में थ्यूसीडाइस्ट्रैप शब्द हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसन द्वारा गढ़ा गया। तो उन्होंने इसका नामकरण प्राचीन यूनानी इतिहासकार यूसीडाइड्स के नाम पर किया था, जिन्होंने प्राचीन यूनान के विनाशकारी पेलोपोनेशियन युद्ध का विस्तृत इतिहास लिखा था। यह युद्ध 431 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान के 2 शक्तिशाली नगर राज्यों एथेंस, जो कि एक उभरती हुई शक्ति थी, और स्पार्टा, एक स्थापित महाशक्ति के बीच लड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह थ्योरी दर्शाती है कि जब भी कोई नई उभरती हुई शक्ति जैसे वर्तमान में चीन और किसी स्थापित महाशक्ति जैसे अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देती है, तो दोनों के बीच स्ट्रक्चरल तनाव के कारण युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना लगभग अपरिहार्य हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट किसका है? संयुक्त राष्ट्र का है। के अनुसार पिछले एक दशक में 15 से 25 में वैश्विक वन क्षेत्र में 4.18 अरब हेक्टेयर से घटकर कितना रह गया है? तो यह 4.14 अरब हेक्टेयर हो गया है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और समाज कल्याण मामलों के विभाग और संयुक्त राष्ट्र वन मंच सचिवालय द्वारा दिया गया है। रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और समाज कल्याण मामलों के विभाग और संयुक्त राष्ट्र वन मंच सचिवालय द्वारा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर व्यापक वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का कुल वन क्षेत्र 2015 के 4.18 अरब हेक्टेयर से घटकर वर्ष 25 में 4.14 अरब हेक्टेयर रह गया है। इस एक दशक की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष औसतन 4.12 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र की शुद्ध हानि नेट लॉस दर्ज की गई है। तो ध्यान रखना है कि मुख्य कारण किसे बताया गया है? तो व्यापक वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन को इस रिपोर्ट में मुख्य कारण बताया गया है। रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और समाज कल्याण मामलों के विभाग और संयुक्त राष्ट्र वन मंच सचिवालय। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026। इसमें क्या बोला गया है? तो वन क्षेत्र जो 4.18 अरब हेक्टेयर से घटकर कितना हो गया है? तो 4.14 अरब हेक्टेयर। ये जुलाई महीने का था, इसी में हम जून महीने का भी देख लेते हैं। हर दिन 2-2 महीने का देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंग्रेजी के अतिरिक्त स्वदेशी खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया है? मेघालय। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंग्रेजी के अतिरिक्त स्वदेशी खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है? मेघालय। 16 अप्रैल 2026 को मेघालय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में घोषणा की है। मेघालय राज्य विधानमंडल अधिनियम 1980 सहित संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन के बाद खासी और गारो भाषाओं का आधिकारिक प्रयोग शुरू हो जाएगा। हाल ही में लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किन्हें पुनः निर्वाचित किया गया है? हरिवंश नारायण सिंह को। राज्यसभा में उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। गौरतलब है कि वे उच्च सदन के इतिहास में लगातार तीसरी बार इस पद पर चुने जाने वाले पहले सदस्य हैं और उल्लेखनीय है कि उपसभापति का पद संविधान के अनुच्छेद 89(2) में है। तो उपसभापति का पद किस में है? 89(2) के तहत एक सृजित संवैधानिक पद है, जिसमें यह निर्दिष्ट है कि राज्यसभा अपने सांसदों में किसी एक को उपसभापति के रूप में चुनेगी। क्या कहा गया है? तो राज्यसभा अपने सांसदों में से ही किसी एक को उपसभापति के रूप में चुनेगी।
तथा जब भी यह पद रिक्त हो जाए परिषद किसी अन्य सदस्य को अपना उपाध्यक्ष चुनेगी। स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स, एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स यानी कि साई बैट्स 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में चमगादड़ों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में चमगादड़ की संख्या सबसे अधिक है। स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स जो कि सोई बैट्स 2024-25 नाम से जारी हुआ है, भारत में चमगादड़ों पर किया गया अपनी तरह का पहला व्यापक राष्ट्र आकलन रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन NCF और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल BCI के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। भारत में चमगादड़ की कुल 135 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से 16 प्रजाति जो है लगभग 12% भारत की स्थानिक यानी कि इंडेमिक प्रजातियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इन 135 प्रजातियों में से 7 को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। चमगादड़ों की विविधता के मामले में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है जहां 68 प्रजातियां दर्ज की गई है। अन्य प्रमुख राज्यों में मेघालय है 66 प्रजाति, सिक्किम 43, फिर उत्तराखंड है, केरल है, कर्नाटक है। आपको 3 याद रखिए। पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर है 68 प्रजाति यहाँ पर, फिर दूसरे स्थान पर मेघालय और तीसरे पर सिक्किम है। पश्चिम बंगाल, मेघालय और सिक्किम। हाल ही में सुर्खियों में रही टोलिंग प्रणाली का नाम क्या है जो वाहनों को टोल प्लाजा पर बिना रुके या गति कम किए तेज गति से टोल गेट से गुजरने की अनुमति देता है? तो मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग प्रणाली। मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF या बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम में बूम बैरियर नहीं होते हैं। टोल की वसूली उच्च प्रदर्शन वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों द्वारा फास्टैग और VRN को पढ़ने के बाद की जाती है। वहीं फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली प्रणाली है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। तो फास्टैग में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का। और इसमें किस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर, इसमें रीडर है, और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो गुजरात ने इसे शुरू किया है। गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली एथलीटों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम के माध्यम से खेल विशिष्ट आनुवंशिक चिन्हों की पहचान और रिकॉर्ड करना है ताकि उनकी सहन शक्ति और शक्ति का वैज्ञानिक आकलन किया जा सके। यह प्रोग्राम गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र GBRC और गुजरात खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में संचालित की जा रही है। केरल स्थित CSIR NIIST के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित डिजाइनर चावल में सामान्य अनाजों की तुलना में कितना गुना अधिक प्रोटीन है? तो 3 गुना अधिक प्रोटीन मिलेगा, लगभग 20% से अधिक। तो कौन विकसित किया है एक चावल जिसमें सामान्य चावल से 3 गुना अधिक प्रोटीन मिलेगा, लगभग 20% अधिक प्रोटीन होगा? डिजाइनर चावल विकसित किया कौन? तो केरल स्थित CSIR और NIIST। डिजाइनर चावल किसी आनुवांशिक संशोधन का परिणाम न होकर, ध्यान रखिएगा, किसी आनुवांशिक संशोधन का परिणाम न होकर टूटे हुए चावल के दानों को पुनर्गठित करके बनाया गया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया में टूटे हुए चावल को फिर आटों में बदलकर उसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, आपसे पूछेगा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। इसके अनुसार 2026 में भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP कितना रहने का अनुमान है? तो $4.15 ट्रिलियन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अब ब्रिटेन से फिसलकर, किससे? तो ब्रिटेन से फिसलकर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। भारत अब दुनिया की 6ठी सबसे अधिक अर्थव्यवस्था पहुंच गया है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP वर्ष 2025 में जो कि $3.92 ट्रिलियन से बढ़कर 2026 में $4.15 ट्रिलियन। अभी याद रखना है कि भारत GDP कितनी हो गई है? $4.15 ट्रिलियन और भारत 6 नंबर पर है। हालांकि इस अवधि में ब्रिटेन की GDP $4.27 ट्रिलियन और जापान $4.38 ट्रिलियन अनुमानित की गई है। राजस्थान के शेरगढ़ वन जीव अभयारण्य में कार्यरत किस वन रक्षक को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा मछली राष्ट्रीय
पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो अनीता चौधरी को मछली राष्ट्र पुरस्कार मिला। आपको यह भी ध्यान रखना है कि शेरगढ़ वन अभयारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में है, और इनकी एक वन रक्षक हैं इनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF से मछली राष्ट्र पुरस्कार मिला। नाम अनीता चौधरी। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार है। एक बाघिन का नाम है मछली। आपसे पूछेगा कि मछली किसका नाम है, तो बाघिन का नाम है। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार विश्व समुद्री संगठन द्वारा दिया जाता है। देता कौन है पुरस्कार, तो विश्व समुद्री संगठन। महान पार्श्व गायिका आशा भोसले, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, 2008 में दिया गया था पद्म विभूषण आशा भोसले जी को। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का जो है 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2001 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था, 2001 में, और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। अपने करियर में उन्होंने गरीबों की सुनो, परदेश में रहने दो जैसे गीतों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है। साथ ही उमराव जान 1981 और इजाज़त 1987 से फिल्मों के गानों के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो महत्वपूर्ण जो अंडरलाइन किया है वह लाइन है। वैज्ञानिकों द्वारा भारत में गौरामी मछली का पहला जीवाश्म किस नदी में खोजा गया है, तो गौरामी क्या है, मछली का है जीवाश्म। तो वैज्ञानिकों द्वारा भारत में गौरामी मछली का पहला जीवाश्म खोजा गया किस स्थान पर, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में खोजा गया, शिवालिक की तलछट्टी पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक की तलहट्टी से प्राप्त गौरामी मछली का भारत से मिला यह पहला जीवाश्म है, याद रखिएगा। और विश्व स्तर पर इसका केवल दूसरा ही ज्ञात प्राप्त है। लगभग 5 बिलियन वर्ष पुराने ये जीवाश्म प्लायोसीन युग के दौरान हिमालयी क्षेत्र में समृद्ध जल पारिस्थितिकी तंत्र की उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर को देख लेते हैं। 10 से 12 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था, तो हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन। 10 से 12 अप्रैल का डेट भी पूछता है कभी कभी। तो 10 से 12 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया है। 9वां नंबर याद रखिएगा, 9 नंबर का है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या है, तो हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो कि 10 से 12 अप्रैल को हुआ है, जो कहाँ हुआ है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। गौरतलब है कि इस सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2016 में इंडिया फाउंडेशन द्वारा क्षेत्रीय विचारों और संस्थानों के सहयोग से की गई थी। 30 देशों ने भाग लिया था। तो पहली बार हिंद महासागर सम्मेलन जो है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। वर्ष 2026 में आयोजित अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि SMOPS अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण हुआ। आपसे संस्करण भी पूछता है। अब दूसरा संस्करण हुआ है का मुख्य विषय क्या था, इसका मुख्य विषय है स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। 8 से 10 अप्रैल तक बेंगलुरु भारत में दूसरा अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS का आयोजन किया गया है। इसरो, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स यानी कि IAA द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। तो ध्यान रहे आयोजन कौन कौन मिलकर किया है, इसरो, ASI अर्थात एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स मिलकर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का स्थान क्या है, तीसरा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीकरण ऊर्जा क्षमता सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट का नाम क्या है, नवीकरण ऊर्जा क्षमता सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत अब ब्राजील से आगे तीसरे स्थान पर निकल गया। तो भारत किसको पीछे छोड़ा है, ब्राजील को। ध्यान रखना, भारत किसे पीछे छोड़ दिया है, ब्राजील को पीछे छोड़ा है। वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर नवीकरण ऊर्जा में कुल 692 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक स्तर पर अगर नवीकरण ऊर्जा में वृद्धि देखा गया है तो 692 गीगावाट का पूरे विश्व स्तर पर, जिससे वैश्विक क्षमता में 15.5% का उछाल आया है। इस विकास में सौर ऊर्जा का योगदान सबसे प्रमुख रहा, जिसमें से 510 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि हुई और इस पूरे 692 में से 510 गीगावाट सिर्फ सौर ऊर्जा का वृद्धि हुआ है, जिसमें 510 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई, जबकि पवन ऊर्जा में 159 गीगावाट का योगदान दिया है।
विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जो कि कौन है, अजय बांगा द्वारा प्रारंभ वाटर फॉरवर्ड पहल का वर्ष 2030 तक कितने अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा में सुधार लाना है, तो 1 अरब लोगों के लिए शुरू किया गया है। तो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जो है अजय बांगा द्वारा प्रारंभ वाटर फॉरवर्ड पहल का वर्ष 2030 तक कितने अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा में सुधार लाना है, 1 अरब। विश्व बैंक का है वाटर फॉरवर्ड पहल के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 40 करोड़ लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करेगा। वहीं इसकी साझेदार संस्थान के अतिरिक्त 60 करोड़ लोगों को कवर करेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लगभग 4 अरब लोग विश्व भर में पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। कितने अरब लोग, तो 4 अरब लोग। हाल ही में सिएटल यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो सिएटल में किस भारतीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व की पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया है, स्वामी विवेकानंद। बीपीएससी इस प्रकार क्वेश्चन पूछती है कि कहाँ पर प्रतिमा का निर्माण किया गया है, कौन किया है प्रतिमा का निर्माण, अगर बाहर में किसी का होता है तो सिएटल में किया गया है, ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का। यह प्रतिमा सिएटल महासागरीय क्षेत्र के विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में स्थापित की गई है। गौरतलब है कि यह अनावरण शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की भावना को याद करता है। हाल ही में किस देश में तेजी से फैले मीजल्स के प्रकोप के कारण 1 मिलियन से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो मीजल्स के लिए किस देश ने आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो बांग्लादेश ने। मीजल्स यानी कि खसरा एक अत्यधिक संक्रामक एयरबॉर्न वायरल बीमारी है जो पैरामाइको वायरस से होता है। किससे होता है? पैरामाइक्सो वायरस से होता है। यह ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलती है और हवा या सतहों पर 2 घंटे तक संक्रामक रह सकती है। इसके लक्षणों में उच्च बुखार, खांसी, नाक बहना, लाल आंखें और विशेष चकत्ते शामिल है। अन्य जटिलताओं में निमोनिया और इंसेफ्लाइटिस भी हो सकता है। वर्तमान मीजल्स रूबेला वैक्सीन ही इसके रोकथाम में सबसे प्रभावी है, MR वैक्सीन। अप्रैल 2026 में एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल शिखर का आयोजन किया गया है। किस देश में किया गया? जापान में हुआ है। अप्रैल 2026 में एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी AZEC प्लस शिखर सम्मेलन हुआ। किस देश में किया गया है? ये वर्चुअल रूप में हुआ है, जापान में। एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। उल्लेखनीय है कि AZEC एक क्षेत्र मंच है जो विशिष्ट उपायों के माध्यम से एशिया में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही यह आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य हैं। वहीं भारत इसका भागीदार देश। आपको बस याद रखना है कि भारत सदस्य नहीं है, स्टेटमेंट अगर देगा तो भारत इसका भागीदार देश है। किसका? एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी का। हाल ही में सुर्खियों में रहा स्कारबोरोसोल पर कौन से 2 देश ने दावा किया है? चीन और फिलीपींस। तो आपसे पूछेगा कि स्कारबोरोसोल के लिए कौन 2 देश विवाद में है? तो स्कारबोरोसोल विवादित क्षेत्र हुआ किसके बीच? चीन और फिलीपींस के बीच। हाल ही में चीन द्वारा विवादित दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरोसोल कहाँ पड़ता है? स्कारबोरोसोल तो दक्षिण चीन सागर में है, को अवरुद्ध करने के लिए जहाज़ों व अन्य बाधाओं को तैनात किया गया है। स्कारबोरोसोल दक्षिण चीन सागर में एक विवादित एटॉल है। क्या है? एक एटॉल है। इस पर चीन और फिलीपींस दोनों संप्रभुता का दावा करते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा 6 महीने के लिए शाकनाशी, ग्लूफोसिनेट और उसके लवणों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय ने किया है। तो हाल ही में किस संस्था द्वारा 6 महीने के लिए शाकनाशी है? क्या है? शाकनाशी है, ग्लूफोसिनेट एक शाकनाशी है और उसके लवणों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है 6 महीनों के लिए। कौन किया है? विदेश व्यापार महानिदेशालय, DGFT। ग्लूफोसिनेट एक व्यापक प्रभाव वाला गैर चयनात्मक संपर्क खरपतवारनाशी है जिसका उपयोग दुनिया भर में फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा केसम द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? ईरान। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ईरान वाला कोई भी क्षेत्र अगर चर्चा में अभी है तो। केसम द्वीप कहाँ पर है? ईरान में है। केसम द्वीप कहाँ है? ईरान में। केसम द्वीप ईरान बंदर अब्बास के पास स्थित है। केसम द्वीप जो है, केसम द्वीप वो ईरान में बंदर अब्बास के पास स्थित है और खुरान जल डमरू द्वारा अलग होता है। और ये खेसर द्वीप जो है, केसम द्वीप, यह खुरान जल डमरू मत द्वारा अलग होता है।
यह फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? केसम द्वीप। यह जो था जून और जुलाई के महीने का प्रतियोगिता दर्पण का स्मरण तथ्य, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें कवर किया जाता है और आगे के महीने को पूरा कवर कर दिया जाएगा। पिछले लगभग 1 साल का इसमें कवर किया जाएगा।